हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 3 और 4 नवंबर दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों दिनों में हमारे पास कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। व्यक्ति विशेष में हम दो व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। एक है नंदिनी दास और दूसरे भूटान नरेश। भूटान नरेश अभी भारत की यात्रा पे हैं। अब यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे काला सारस। काला सारस एक पक्षी है जो कि न्यूज में हाईलाइट हो रहा था और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है जानना कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे CAR टी थेरेपी और हीमोग्लोबिन, ये दोनों चर्चा केंद्र क्यों बने हुए थे, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में हम देखेंगे कि अगर इससे प्रश्न बनता है तो ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? ब्रिटेन में। और वहां से एग्जामिनेशन हॉल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में और साथ ही बात करेंगे अनुच्छेद 309, 310 और 311 का। ये दोनों न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में ये हमारा पॉलिटी का पोर्शन कैसे कवर कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अंत में बोलीविया कंट्री जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाला है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं ना कि आज की करंट अफेयर से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल रहा है, आपको एनवायरमेंट भी मिल रहा है, आपको पॉलिटी भी मिल रहा है, साथ में आपको साइंस भी मिल रहा है। तो करंट अफेयर को रिलेट करके ऐसे हम स्टैटिकल पोर्शन में कैसे जाएंगे, इन सारी चीजों को आज के करंट अफेयर में हम लोग देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर फैक्ट के साथ। पहला पॉइंट है जो कि एक पुस्तक है जिसका नाम है असैसिन। असैसिन पुस्तक की लेखिका है KR मीरा। अब यह पुस्तक है क्या? यह पुस्तक समकालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित है और नोटबंदी की पृष्ठभूमि पर आधारित यह पुस्तक लेखक का भारतीय राजनीतिक सत्य के साथ प्रयोग है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आता है कि असैसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे KR मीरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। अब चूंकि ये पहली बार हो रहा है, साथ ही घरेलू परिचालन है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने नई दिल्ली में 5वें भारतीय रसायन परिषद सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे दो पॉइंट हैं, उसमें वित्त मंत्री केंद्रीय निर्मला सीतारमण जी से है। ये जो है श्रीलंका पे दौरे पे हैं और इन्होंने पूर्वी श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक की त्रिकोमाली शाखा का उद्घाटन किया और साथ ही कोलंबो में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नम 200 कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो नम 200 कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? श्रीलंका में किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनो फ्लोरेट विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करने में असाधारण दक्षता प्रदर्शित करता है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस संस्था ने कार्बन नैनो फ्लोरेट विकसित किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा IIT बॉम्बे इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया और इस आयोजन का केंद्रीय विषय मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नीति आयोग नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा में उल्लेखित इंप्लीमेंट द गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म पर कार्यशाला आयोजित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बांग्लादेश की साइमा वाजिद WHO साउथ ईस्ट एशिया की क्षेत्रीय निदेशक होंगी। इस पद के लिए उन्होंने दिल्ली में हुए चुनाव में नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य से 6 वोट उनको अधिक मिले थे। साइमा वाजिद के बारे में बता दें कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि CBSE के जो है क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना किस देश में की गई है? दुबई में की गई है, इसको आप ध्यान रखे रहिए।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक सिंपल सी न्यूज है। लद्दाख क्षेत्र के हानु आर्यन घाटी के 25 विद्यार्थियों के समूह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर की यात्रा की है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पहली बार विद्यार्थियों को लद्दाख क्षेत्र से बाहर भारत को देखने का अवसर मिला है। अब ये बहुत सिंपल सी है, लेकिन यहां से जो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि हानु आर्यन घाटी, इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो लद्दाख से है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग गुजरात के गिफ्ट सिटी में खुल रही है और शहर में कैंपस स्थापित करने वाला यह दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय है। पहला वाला भी जो विश्वविद्यालय था ना, उसका भी संबंध ऑस्ट्रेलिया से ही था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि ईरान खतरनाक दर से फांसी दे रहा है। साल के पहले 7 महीनों में कम से कम 419 लोगों को मौत की सजा दी जा रही है और यह 2022 की इसी अवधि से 30% वृद्धि है। तूफान सियारन की हवाओं के कारण पूर्वी स्पेन में जंगल में आग लग गई है, जिससे 850 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में तूफान सियारन आया था, तो आपको ध्यान रखना होगा स्पेन में। रूस ने घोषणा किया है कि भारतीय नागरिक अब दूर से ही रूसी बैंकों में बैंक खाते खोल सकते हैं, साथ ही धन जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सरकार द्वारा पहली बार अमेरिकी शहर सिएटल में अपना 6ठा वाणिज्यिक दूतावास खोलने की योजना की घोषणा करने के 7 साल बाद उसको खोला गया है। विदेश मंत्रालय ने सिएटल में अपना पहला महावाणिज्यिक दूत प्रकाश गुप्ता को नियुक्त किया है। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के अलावा भारत अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्यिक दूतावास रखता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका में 6 वाणिज्यिक दूतावास हो गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली वैश्विक संधि के रूस के अनुसमर्थन को हटाने के लिए कानूनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूस ने बताया कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम सीटीबीटी के नाम से जानते हैं, उसके हटने का उद्देश्य केवल रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खेल से है खेल के वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सऊदी अरब आईपीएल में $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसकी कुल कीमत $30 बिलियन होगी और यह लीग को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा। भारत ने एशियाई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2023 में 45 पदक जीता, जिसमें 8 स्वर्ण, 19 रजत और 18 कांस्य है। साथ ही पदक तालिका में वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड अगले साल यानी कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। और 37वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्ति विशेष में नंदिनी दास की, कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि के साथ ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, जिसे पहले नाइफ अल रोधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना जो है 2013 में की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नामग्याल वांगचुक के बारे में। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 1 सप्ताह की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हुए हैं। वांगचुक असम में अपना पहला पड़ाव डालेंगे, यानी कि सबसे पहले वो असम जाएंगे, जो पड़ोसी देश के किसी भी राजा की पूर्वोत्तर राज्य की पहली यात्रा होगी। भूटान नरेश की यात्रा से पहले ही असम सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में भूटानी नागरिकों के लिए 5 सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दे दी है। और साथ ही बता दें कि असम जो है वो भूटान के साथ 265.8 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काला सारस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। अब चूंकि ये जो है यूपी से रिलेटेड फैक्ट है, तो ये हमारे एग्जाम चाहे वो आरओ हो, एपीएस हो या पीसीएस 2024 हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो न्यूज ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में एक दुर्लभ दिखने वाला ब्लैक स्टॉर्क देखा गया है। ब्लैक स्टॉर्क, जिसे हम सिकोनिया नाइग्रा सारस के नाम से जानते हैं, सारस परिवार सिकोनिडे का एक बड़ा सदस्य है और आईयूसीएन की सूची में इसे न्यूनतम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह आर्द्रभूमि, शंकुधारी और मिश्रित जंगलों में घोंसला बनाता है और सर्दियों के दौरान घास के मैदानों, खेत के साथ साथ झीलों और नदियों के किनारे भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो ये जो है मुजफ्फरपुर और बिजनौर जिले में शामिल है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहां पे काला सागर की आ रही है, क्योंकि ये पक्षी कहीं से आया हुआ है, तो एक योजना है जिसका नाम है एशियाई फ्लाईवे परियोजना। इसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई फ्लाईवे परियोजना पक्षी संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पंछियों के प्रवास मार्ग पर आवासों को संरक्षित करने, उनकी भलाई और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह परियोजना कई एशियाई देशों तक फैली हुई थी, जो सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विभिन्न पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती है। और ये न्यूज में ये जो है इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका एक सम्मेलन जो है वो मार्च में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के सहयोग से मध्य एशियाई फ्लाईवे में प्रवासी पक्षियों और आवासों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए रेंज देशों की एक बैठक जो है 2 से 4 मई, सॉरी मैंने मार्च बोल दिया था, 2 से 4 मई 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसीलिए एशियाई फ्लाईवे परियोजना आपको जानना बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CAR-T थेरेपी क्या है और ये एग्जामिनेशन हॉल में साइंस का पोर्शन कैसे कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस महीने IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी इम्यूनोएसिटी को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी NextCAR19 के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। तो किसने किया है? IIT बॉम्बे के द्वारा स्थापित एक कंपनी है जिसका नाम है इम्यूनोएसिटी। इसने जो है CAR-T सेल थेरेपी विकसित किया है, जो कि अब बाजार प्राधिकरण में आ गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। CAR-T एक क्रांतिकारी थेरेपी है जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से T कोशिकाओं को संशोधित करके उन्हें शक्तिशाली कैंसर सेनानियों में बदल देती है, जिन्हें CAR-T कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। T कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं जिनका प्राथमिक कार्य साइटोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य कोशिकाओं को मार सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और डिटेल में। NextCAR19 एक प्रकार की CAR-T थेरेपी जीन थेरेपी है जिसे भारत में इम्यूनोएसिटी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो कि IIT बॉम्बे में इंक्यूबेट की गई एक कंपनी है। यह थेरेपी बी सेल लिम्फोमा वाले रोगों के लिए है जिन पर कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों का असर नहीं हुआ है, जिससे कैंसर दोबारा शुरू हो गया या दोबारा हो गया। तो CAR-T थेरेपी किससे रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? तो न्यूज ये है कि एक नई और खोज से पता चला है कि हीमोग्लोबिन का उपयोग अकेले आरबीसी द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि चोड्रोसाइट्स कोशिकाओं जो उपास्थि कार्टिलेज में बनाती हैं हड्डियों के बीच जोड़ने वाला टिश्यू है, हीमोग्लोबिन भी बनाती है और अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को सही ढंग से काम करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त हो या नहीं। वैज्ञानिकों ने यह जांचने के लिए कई प्रयोग किया है कि क्या हीमोग्लोबिन चोड्रोसाइट में ऑक्सीजन भी ले जाता है या नहीं ले जाता है। हीमोग्लोबिन अणु अनुपस्थित होने पर उपास्थि कोशिकाओं ने मरने से पहले तनाव लक्षण दिखाए थे, जिसे हाइपोक्सिक तनाव यानी कि हाइपोक्सिक स्ट्रेस कहा जाता है, जो कम ऑक्सीजन की स्थिति का कारण बनता है। पाठ्य पुस्तकों में अभी तक जो है दशकों से कहा गया है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में पाया जाता है और यह
यह रक्त को लाल बनाता है, ऑक्सीजन ले जाता है और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। तो ये वाला जो फैक्ट है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की, क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो न्यूज ये है कि इस सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में बकिंगम शायर के बैलेचले पार्क में किया गया। ये है आपका बैलेचले पार्क। भारत के प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में एआई पर नेतृत्वकारी रुख अपनाया है। मंत्री ने दिसंबर 2023 में होने वाले आगामी जीपीएआई और भारत एआई शिखर सम्मेलन के लिए सभी देशों को निमंत्रण भी दिया है। तो कहां पे होगा? भारत में होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करते हैं डिटेल में। 1 नवंबर को शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र द बैलेचली घोषणा पर सहमत हुए हैं। दस्तावेज एआई सिस्टम को मानवीय इरादों के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है और एआई की पूर्ण क्षमता की अधिक गहराई से खोज को प्रोत्साहित करता है। एआई से जुड़े जोखिम को नियंत्रण करने के लिए 28 देशों ने दुनिया के पहले समझौते, जिसका नाम है द बैलेचली, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि द बैलेचली घोषणा का संबंध किससे है? एआई सुरक्षा से है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब बात करते हैं बैलेचली पार्क की, जिसको मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में ये दिखाया है। ये है बैलेचली पार्क। बैलेचली पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके इतिहास के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। युद्ध में बैलेचली पार्क की भूमिका पर एक नजर और कैसे इसने कंप्यूटर युग की शुरुआत की, इसको दर्शाता है। अब आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो इससे रिलेटेड 3 न्यूज थी, तो इसीलिए मैंने इसको एक टॉपिक बना दिया। तो पहला न्यूज क्या है? पहला न्यूज है कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप, जिसका फुल फॉर्म है एनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, तैयार किया है। इसने निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनावी परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि निर्वाचन आयोग ने एक एकीकृत व्यय निगरानी सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है IEMS, इसको शुरू किया है और यह एक नया टेक्निक सक्षम पोर्टल है जो राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, चुनाव व्यय विवरण, लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को ऑनलाइन दाखिल करने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही बता दें अगला जो पॉइंट है वो ये है कि निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते की मुख्य विशेषता यह है कि ये 6 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करेगा। अब जब बात यहां पे इतने फैक्ट चुनाव आयोग से या तो निर्वाचन आयोग से आए हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। मूल रूप से आयोग में एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है। कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है वो भी शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें CEC और 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो अगर आपको पता है कि वर्तमान में CEC कौन व्यक्ति हैं, तो आप उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है, जो IAS रैंक का अधिकारी होता है। और डिटेल में बात करते हैं। राष्ट्रपति CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये सब फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। इन्हें CEC को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते भी इनको मिलते हैं। वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं और उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जाता है। कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप ध्यान रखे रहिए।
अब हम आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 309, 310 और 311 ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे। तो न्यूज ये है कि भारत के राष्ट्रपति सामरिक बल कमान इकाई में कार्यरत भारतीय सेना के एक मेजर को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों में शामिल होने के कारण हटा दिया, जैसा कि सेना की जांच में पहचाना गया था। सेना की जांच में एक मेजर द्वारा नैतिक उल्लंघनों का खुलासा हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रपति ने कानूनी अधिकार के तहत उनकी सेवा को समाप्त कर दिया। यह नैतिकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सेना की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। यह घटना वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा और नैतिक मानकों और संवैधानिक कर्तव्यों को बनाए रखने में सेना की सतर्कता को रेखांकित करता है। अब चूंकि राष्ट्रपति ने एक मेजर को हटाया है, तो किस नियम से हटाया है, तो उसी से रिलेटेड है आर्टिकल 309, 310 और 311। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभाओं को संघ और राज्य मामलों से संबंधित सार्वजनिक भूमिकाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 310 स्थापित करता है कि सिविल सेवक आनंद सिद्धांत का पालन करते हुए संघ कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति और राज्य कर्मचारियों के लिए राज्यपाल के विवेक पर काम करते हैं, और हालांकि यह सरकारी शक्ति पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 311 क्या कहता है? अनुच्छेद 311 निर्दिष्ट करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति करने वाले से कम प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सिविल सेवक को उचित जांच के बिना बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता, जिसमें व्यक्ति के आरोपों के बारे में सूचित करना और उन्हें खुद का बचाव करने का उचित मौका प्रदान करना शामिल है। अनुच्छेद 311 सब आर्टिकल 2 ये क्या कहता है? ये कुछ अपवाद है, जैसे जब किसी व्यक्ति को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जब किसी जांच को लिखित रूप में दर्ज किए गए विशिष्ट कारणों के कारण अव्यवहारिक माना जाता है, या फिर जब राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के हित में निर्धारित करते हैं कि सुरक्षा जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट हैं आर्टिकल 309, 310, 311 के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति ने एक मेजर रैंक के अधिकारी को हटाया है, तो हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोलीविया के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। बोलीविया ने गाजा पट्टी में हो रहे इजरायली सैन्य हमले की कड़ी अस्वीकृति और निंदा व्यक्त करने के साधन के रूप में इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ने का विकल्प चुना है, इसीलिए यह न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का एक लैंडलॉक कंट्री है। लापाज प्रशासनिक राजधानी है और सुक्रे संवैधानिक राजधानी है। इसकी दो राजधानियां हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। लापाज जो है वो प्रशासनिक राजधानी है और सुक्रे इसकी संवैधानिक राजधानी है। यह एंडीज पर्वत और अमेजन वर्षावन सहित अपने विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह देश यूइन साल्ट फ्लैट के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है। अब हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा बोलीविया, दक्षिण अमेरिकी एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक है। आप देख रहे हैं कि इसके दक्षिण में पुराग्वे और चील की जो है सीमा साझा होती है। अगर हम पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो पेरू के साथ सीमा साझा होती है, और साउथ में आपका ब्राजील लगता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि लेक टिटिका का जो है वो आपका पेरू और बोलीविया ये दोनों की सीमा साझा कर रहा है, और बोलीविया में ही लेक पोपो भी बोलीविया में ही आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अब मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूं चुक्ची सागर के बारे में। चुक्ची सागर आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो रैगल द्वीप उत्तर पूर्वी साइबेरिया से घिरा हुआ है। तो इसको मैं फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चुक्ची सागर जो है पिछले महीने के करंट अफेयर के न्यूज में था, तो एक प्रकार से इसको मैं रिवीजन करा रहा हूं। उत्तर पश्चिम में अलास्का, ब्यूफोर्ट सागर इसके पूर्व में आता है, यह है आपका चुक्ची सागर। इसके आप पूर्व में देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर आ रहा है, और अगर आप इसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो अलास्का इसके उत्तर पश्चिम में आता है। आर्कटिक महाद्वीपीय ढलान जो है ये इसके
उत्तर में है, ये है आर्कटिक ओशियन। तो इसको आप, ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। साथ ही आरओ के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, अगर आप उसको अभी तक नहीं चेक किए हैं तो एक बार जाके चेक करिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।